दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2014 में BHU B.Ed में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न CTET, UP टेट एवं KVS आदि में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न KVS में भी पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न है वह है भारतीय शिक्षा महत्व देती है। तो आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा किस पे महत्व देती है। तो आपका ऑप्शन है भारतीय समाज की परंपरा पर, अध्यापक एवं बड़ों के सम्मान पर, भारतीय संस्कृति के संवर्धन पर, उपरोक्त सभी पर। दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा जो है वो किस पे महत्व देती है। तो दोस्तों, भारतीय शिक्षा जो है वह भारतीय समाज परंपरा पर भी महत्व देती है, अध्यापक एवं बड़ों के सम्मान पर भी महत्व देती है, भारतीय संस्कृति के संवर्धन पर भी महत्व देती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। चलिए, इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को जवाब देना है। चलिए, अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों वह है प्रत्येक विद्यालय विषय के पास एक अनुशासनात्मक मूल्य होता है। अभिप्राय है सभी विद्यालय के जो विषय होते हैं उसके पास एक क्या होता है, अनुशासनात्मक मूल्य होता है। इसका अभिप्राय क्या है, यह छात्रों में अनुशासन लाता है या छात्रों के मस्तिष्क के कुछ आदतों एवं गुणों को प्रशिक्षित करता है। प्रत्येक विषय अनुशासित चिंतकों के कार्य का उत्पादन है। इसे अनुशासित शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसका जो अनुशासनात्मक मूल्य जो होता है, अनुशासनात्मक जो मूल्य होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है उसका अभिप्राय यह रहता है कि मस्तिष्क के कुछ आदतों एवं गुणों को प्रशिक्षित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले ही अपने पाठ योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि यह उसकी सहायता करता है। एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले ही पाठ योजना बना लेनी चाहिए। क्यों यह इम्पोर्टेंट होता है एक अध्यापक के लिए, तो आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, दूसरा है कक्षा में आनंद उत्पन्न करने के लिए, तीसरा है पाठ्यक्रम के लक्ष्य के प्राप्ति में, चौथा है गृह कार्य एवं कक्षा कार्य प्रदान करने में। तो आपको दोस्तों बताना है कि कक्षा के पूर्व में पाठ योजना क्यों बनाना चाहिए एक टीचर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में आनंद उत्पन्न करने में। जब हम एक टीचर के तौर पर पाठ योजना बनाएंगे तभी हम जाकर अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कक्षा में आनंद उत्पन्न होगा, सभी लोग रुचि लेंगे। चलिए, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए निम्नलिखित एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। तो आपको बताना है कि एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। तो शिक्षण में उचित रुचि हो, विषय का ज्ञान हो, छात्रों को नियंत्रित रखने की योग्यता हो, अच्छी अभिव्यक्ति की योग्यता हो। तो आपको बताना है कि एक अच्छा अध्यापक कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण में उचित रुचि होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षण में उचित रुचि होगा तभी हम एक अच्छा अध्यापक बन पाएंगे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न CTET UP टेट में भी आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि मैं एक अच्छा अध्यापक बन जाऊंगा तो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य होगा। आपको बताना है कि अगर आप एक अच्छे अध्यापक बनेंगे तो आप सबसे
पहले काम सबसे पसंद वाली काम आपकी क्या होगी? तो परीक्षा से पहले छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न आप बता देंगे, कक्षा में नोट्स दे देंगे, विषय वस्तु से संबंधित उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, छात्रों को अनुशासित बनाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, विषय वस्तु से संबंधित उसकी कठिनाइयों को हम दूर करेंगे। एक अच्छा अध्यापक वही होता है दोस्तों जो विद्यार्थियों के कठिनाइयों को क्या करता है? दूर करता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, यदि एक छात्र आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है, यदि एक छात्र आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको बताना है कि उसे अपने पाठ को ठीक से न पढ़ने के लिए डांटेंगे, यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है, गलत उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे, किसी दूसरे छात्र से उत्तर देने को कहेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न गलत देता है तब हम क्या करेंगे? तो यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है। उसको हम क्या करेंगे? उसको स्पष्ट करेंगे कि वो जो उत्तर दिया है वह क्यों गलत है। चलिए, अब हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। और दोस्तों, इसका पॉजिटिव जो प्रश्न पूछेगा उसका पॉजिटिव ही आंसर रहेगा, तो यह भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, आप कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। मानिए आप एक कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं और एक छात्र पाठ से असंबंधित प्रश्न करता है, आप क्या करेंगे? आप एक कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं और एक छात्र क्या है जो पाठ से असंबंधित प्रश्नों को पूछता है, तो आप एक टीचर के तौर पर क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप एक टीचर के तौर पर आप उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, आप उसे इसकी अनुमति नहीं देंगे, आप कक्षोपरांत इसका उत्तर देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप कक्षोपरांत इसका उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि दोस्तों, आप एक पाठ पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपसे उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को न पूछकर दूसरे पाठ से संबंधित प्रश्नों को पूछता है या उससे असंबंधित प्रश्नों को पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि हम इसका जो प्रश्न का उत्तर है वह कक्षोपरांत देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है वह है, आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? दोस्तों, आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? तो पहला ऑप्शन है अध्यापक जो कि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, एक वह अध्यापक जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, एक वह अध्यापक जो अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, जो अधिगम में छात्रों की सहायता करता है। अधिगम का मतलब है दोस्तों पढ़ने में सहायता करता है, सीखने में सहायता करता है। और एक वह अध्यापक जो छात्रों का मित्र भी है, दार्शनिक भी है और गाइड भी करता है, ऐसा अध्यापक। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक जो अच्छा अनुशासन रखता है। तो आप दोस्तों किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक जो छात्रों का मित्र भी है, दार्शनिक भी है और गाइड भी है। इस तरह से छात्रों में अनुशासनात्मक मूल्य का विकास किया जाता है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निरंकुश स्तर का शिक्षण। दोस्तों, निरंकुश का तात्पर्य यह होता है कि अपने अनुसार कार्यों को करना। अपने अनुसार जो निरंकुश स्तर का शिक्षण होता है उसमें क्या होता है, शिक्षक अपने अनुसार कार्यों को करता है, अपने अनुसार शिक्षण को प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक केंद्रित होता है। निरंकुश स्तर का जो शिक्षण होता है वह किसके केंद्रित होता है? तो अध्यापक केंद्रित होता है। और सबसे अच्छा शिक्षण जो होता है वह छात्र केंद्रित माना जाता है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है छात्रों के अवांछित व्यवहार के संवर्धन के क्रम में सबसे प्रभावशाली विधि है। अगर व्यवहार के किसी छात्र को व्यवहार को हमको बढ़ाना है तो सबसे प्रभावशाली विधि क्या है?
तो अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाकर उसका उपचार प्रदान करना, अभिभावकों को सूचित करना, छात्रों को दंड देना, उसकी उपेक्षा करना। तो दोस्तों इसका सबसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जब कोई भी व्यवहार के संवर्धन करना है तो उसको क्या करेंगे, उसको कारणों को पता लगाएंगे कि वो उसका व्यवहार गलत क्यों है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके गलत आदतों को क्या करेंगे, सुधारेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद जैसे गोपनीयता खुलेआम के लिए होता है, वैसे ही निरवता किसके लिए होता है। यहाँ दोस्तों गोपनीयता जो होता है, गोपनीयता वह होता है खुलेआम के लिए, गोपनीयता खुलेआम के लिए होता है, वैसे ही निरवता क्या होता है, हुल्लड़ के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों रीजनिंग है, इसी क्रम में रीजनिंग है। तो रीजनिंग यह बहुत ही साधारण रीजनिंग है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 है, तो 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 12 हुआ। तो पहले 5 हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हुआ, तो 7 जोड़ दिए। उसके बाद 5 और 7 अब 9 जोड़ेंगे, तो 19 में 9 अगर जोड़ दिए तो कितना हुआ, 28। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 हो गया। उसके बाद 9 जोड़ दिए, अब 11 जोड़ेंगे, तो 28 के बाद 11 जोड़ेंगे तो 39 हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है मन शरीर से संबंधित है। अगर मन शरीर से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है पानी हवा से संबंधित है, जहाज तेल से संबंधित है, सीपीयू हार्ड डिस्क से संबंधित है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो होता है वह कंप्यूटर से संबंधित होता है, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मन कहा गया है। तो इसलिए यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, मन शरीर से संबंधित है, उसी प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से दोस्त जीवन का संबंध मृत्यु से है। सादृश्यता से यह पूछा गया है प्रश्न कि जीवन का संबंध मृत्यु से है। उसी प्रकार आशा का संबंध किससे है, तो निराशा से है। आशा एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निराशा, उसी प्रकार एक तरफ जीवन तो दूसरी तरफ मृत्यु। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न, यह भी रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो एफ वर्ण है, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जे होगा। चलिए हम जे देख लेते हैं, जे रख दिए। उसके बाद जो ए वर्ण है बीच में वह सभी में है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा। उसके बाद जी है, एफ है, आई है, एच है, तो उसके बाद कौन सा वर्ण होगा, तो के, तो आई होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा जैक, के होगा यहाँ पे, तो जैक इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अन्य से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से कौन सा ऐसा है जो एक से संबंधित नहीं है। तो यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी क्या होता है, अलग होता है, और यह गिटार, वालियन और सितार सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन बांसुरी क्या है, अलग है। चलिए अब हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों चीता, तेंदुआ और शेर सब एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन हाथी क्या है, अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हाथी। चलिए अब जिस प्रकार एक बच्चा परिवार से संबंधित होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, बछड़ा एक झुंड से संबंधित होता है। परिवार के बीच में क्या होता है, एक बच्चा रहता है, उसी प्रकार से बछड़ा जो होता है वह झुंड में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों हम आपको 2 प्रश्न देते हैं, या आपको अगले वीडियो में बताना होगा, या कमेंट करके इस वीडियो में भी आप बता सकते हैं। यदि 100 9 का भाई है, यदि 100 9 का भाई है, 9 की बहन मौ है, प का भाई ज है तथा 100 की पुत्री प है,
तो जौ का अंकल कौन है? आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कि इसका जौ का अंकल कौन होगा। और एक प्रश्न और, इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है कि अगर 3 हुआ, 10 हुआ, 101 हुआ तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, यह भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।